स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदिल हुसैन एकेडमी। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी वीडियो के बारे में जिसको जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड है और बहुत बार मेरे चैनल पे कमेंट आ चुके हैं इसके बारे में कि आप साइंस की वीडियो लाइए जिसमें एक ऐसी कोई बुक हो जिसमें जो भी 69 बीपीएससी के साइंस के क्वेश्चन आए थे वो सारे कवर होते हों। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो 69 बीपीएससी में साइंस के सवाल आए थे उन साइंस के सवाल के सोर्स क्या थे, यानी वो कौन सी बुक से आए थे या किसी लूसेंट की किताब से ही आ गए थे सारे। तो नॉर्मली हम बात करते हैं और इस वीडियो के लास्ट में सबसे मेन बात जो मैंने कर रही है वो है स्ट्रेटजी कि हम साइंस को कैसे टैकल करें, क्योंकि आप जानते हैं कि 69 बीपीएससी में बीपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया था। पहले वो साइंस के लगभग 30 सवाल पूछती थी, इस बार उन्होंने मैक्सिमम 20 ही सवाल पूछे साइंस से। लेकिन जो भी सवाल पूछे वो बहुत टफ लेवल के थे और कुछ सवाल जो नॉर्मल थे वो किसी बुक से हो सकते थे, लेकिन जो टफ सवाल है उसके सोर्स ढूंढने मुश्किल है। तो देखिए, साइंस के लिए स्ट्रेटजी हम लास्ट में पढ़ेंगे। बाकी अगर साइंस के सोर्स की बात करें तो मेरा ये मानना है कि साइंस का कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है जहाँ से हमने एक बुक को पढ़ा, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गई या एंशिएंट हिस्ट्री होगी। इसमें क्या होता है कि एक बुक को पढ़ा वहाँ से मैक्सिमम सवाल आ जाते हैं, लेकिन साइंस का ऐसा नहीं है। साइंस में हमें 2-3 बुक का कंपाइलेशन करना पड़ेगा और इधर उधर के सैंपल पेपर या टेस्ट लगाने पड़ेंगे, या घटना चक्र आती है या बीपीएससी के पीवाईक्यू को सही से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हम अभी वीडियो देखते हैं, अभी वीडियो में हमारे कौन कौन से सवाल आए, कहाँ से आए, हम उन सवालों को सोर्स तो देखते हैं। और लास्ट में हम सबसे मेन बात, इस वीडियो का एंडिंग मिस मत करना आप, क्योंकि उसी में मैंने बता रखा है कि हमें कैसे साइंस को टैकल करना है और मैं कैसे आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ, वो भी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आते हैं सोर्स के ऊपर। तो सोर्स में मैंने इस वीडियो के अंदर नॉर्मली 4-5 सोर्सेज लगा रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो सोर्स है एनसीईआरटी, जो बुक आती है एनसीईआरटी की। अब एनसीईआरटी मैंने दो भागों में डिवाइड कर रखी है, पहला 6 से 10 और दूसरा 11th और 12th का। हम देखेंगे 6 to 10th वाले में कितने आए और 11 to 12th वाले में कितने आए, ये देखेंगे। और मेनली हम जीके वाली बुक देखेंगे, लूसेंट की जो आती है। ध्यान रखेंगे, लूसेंट की एक साइंस की भी बुक आती है, लेकिन वो साइंस वाली मैंने कवर नहीं की, क्योंकि एक इंसान कितना ज़्यादा पढ़ सकता है, उसको रिवाइज भी तो करना पड़ेगा। हम ये कोशिश करेंगे कि जीके वाले से कितने सवाल आ सके। लूसेंट साइंस से भी 1-2 सवाल थे, लेकिन मैंने उसको नेगलेक्ट किया, क्योंकि 1-2 सवाल के चक्कर में हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते कोई भी। तो हम देखेंगे लूसेंट जीके से कितने सवाल आए। हम ये भी देखेंगे क्या कोई पीवाईक्यू भी आया था। मेनली मैं इस वीडियो में 3 चीज़ों को टारगेट करूंगा। एक तो एनसीईआरटी को, जो कि 6 to 10th वाली हो और 11-12th वाली हो, और दूसरा जो है बस क्या है, लूसेंट जीके। और इसके अलावा जो सवाल नॉट सॉल्वेबल हो गए उसको भी हम देखेंगे कि जो सवाल हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि, और ये वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है क्योंकि साइंस के क्वेश्चन भी ज़्यादा थे, इसको डिस्कस भी करना बहुत ज़रूरी भी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, ये सेट ए चल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा, 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, यानी बिजली के कुचालक बताने, नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस या कोई नहीं। तो देखिए, बीपीएससी ने इसका आंसर क्या डाला, डी, कोई नहीं। अब हमें पता है कोई नहीं का मतलब क्या हुआ, हमें पता होना चाहिए कि बाकी ये 3 इसका मतलब बिजली के सुचालक है, यानी ये बिजली को बहुत अच्छे से, विद्युत को ग्रहण करते होंगे, विद्युत को पास करते होंगे, एनर्जी को। अब देखिए, ये है क्लास 7th की एनसीईआरटी और उसमें एक टेबल बना रखा है अच्छे से कि नींबू का रस, नींबू का रस क्या बिजली का सुचालक है, तो इन्होंने लिख रखा है अच्छा चालक है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा हुआ है आसूत जल नमक को घोलते हैं और ये बिजली का अच्छा चालक है, ये भी इन्होंने लिखा है। तो यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये तीनों बात नहीं होगी क्योंकि ये तीनों अच्छे चालक है और इन्होंने क्या पूछा, कुचालक। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ये कौन से सवाल से सही हो गया, क्लास 7th की एनसीईआरटी से। आप एक कॉपी लेके बैठ जाइएगा और कॉपी में टिक करते जाइएगा कौन से पैटर्न से कितने कितने सवाल आए। जैसे मान लीजिए 6 से 10th वाले के 20 से आए तो इसके आगे 1 कर दीजिएगा ताकि आसान रहे हमें याद करने में। बाकी मैंने आखिरी में बना ही रखा है, आपको दिक्कत पड़ेगी नहीं, आप आराम से वीडियो देखिए अभी। तो देखिए, अगला सवाल 26 नंबर का क्या है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, चोक कुंडली द्वारा, डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या कोई नहीं। तो देखिए, इसका आंसर लूसेंट में है। इसका आंसर मेरे को एनसीईआरटी में नहीं मिला, मेरे को केवल लूसेंट में मिला। और लूसेंट में देखिए लिखा हुआ है एसी डायनेमो, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे काम करता है, यह जनरेटर। तो डायनेमो के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ और बीपीएससी ने भी इसका आंसर डायनेमो ही दिया है। तो एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, डायनेमो के द्वारा। यहाँ पे मैंने इसका आंसर, ये थोड़ा बहुत मिल जाता है लेकिन डायरेक्टली इसका भी बात नहीं लिखा हुआ कि डायनेमो ही करता है उसको, एसी करंट को। बाकी डायनेमो की बात लूसेंट में तो लिखी हुई है। आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक चर्चा में रहा। तो देखिए ये करंट अफेयर का सवाल है और नॉर्मली ये साइंस का भी सवाल ही है, क्योंकि ये बायो का एक सवाल है, क्योंकि आप जानते होंगे RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए mRNA क्या होता है, तो आप जब भी RNA के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता ही होगा RNA 3 तरह के होते हैं, तीनों में से एक प्रकार इसका mRNA भी होता है। तो देखिए हम देखते हैं, बाकी इंग्लिश में भी सवाल सेम। देखिए ये सवाल मुझे मिला क्लास 12th की बुक से। क्लास 12th के अंदर जो बायो की बुक है उसमें ये लिखा हुआ था कि RNA की जो किताब है, RNA जो है वो 3 तरह के होते हैं और उसमें सबसे पहला लिखा हुआ है देखिए mRNA। M का मतलब मैसेंजर और RNA का मतलब तो आपको पता ही है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका आंसर यहाँ से मिल जा रहा है। बाकी लूसेंट में है कि नहीं, अब लूसेंट का भी चेक कर लेते हैं। लूसेंट में भी इसको आराम से सही से लिख रखा है, RNA 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, मैसेंजर, RNA। लूसेंट में भी आराम से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। मैंने किसी भी सवाल को छोड़ा नहीं है इस वीडियो में, सारे सवाल को मैंने कवर किया है, चाहे वो सॉल्व हो ना हो, लेकिन अगर वो साइंस के हैं तो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। देखते हैं क्या पूछा। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? औषधीय प्रभाव से, आणविक लक्ष्य पे, रासायनिक संरचना पे, या कोई नहीं? तो क्या पूछा है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन इन मेडिकल केमिस्ट्री? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है मुझे मिला क्लास 12th की केमिस्ट्री वाली में से बुक में से, और केमिस्ट्री वाली बुक में लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, और लास्ट में देखिए लिखा हुआ है इसमें द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट इन द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल केमिस्ट। और इन्होंने देखिए आणविक लक्ष्य यानी मॉलिक्यूलर टारगेट यानी आणविक लक्ष्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे मिला हमें? क्लास 12th की केमिस्ट्री वाली बुक में। ये मेरे को लूसेंट में नहीं मिला, इसलिए मैंने वहाँ पे इसको छोड़ दिया लूसेंट वाली बात को। हम आगे चलते हैं। अगला सवाल है 29 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक, विसमांगी उत्प्रेरक, या डी कोई नहीं? तो देखते हैं हम, यानी इनमें से कौन सा जो है जो स्लो डाउन करता है रिएक्शन रेट को? कैटेलिटिक प्रमोटर, होमोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, या नन ऑफ द अबव? तो हम चेक करते हैं कहाँ पे है। तो इसका आंसर भी मुझे मिला क्लास 12th की या 11th की केमिस्ट्री में था, ये 11-12th की केमिस्ट्री में से पूछा है। देखिए उन्होंने लिख रखा है प्रोमोटर एंड पॉइजन, यानी कौन सी चीज़ें केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करती है और कम करती है। तो देखिए इन्होंने प्रमोटर को लिख रखा है, किसके कौन कौन सी चीज़ें प्रमोट कर रही है। तो सबसे पहला इन्होंने लिखा हुआ है होमोजीनस कैटलिस्ट, ये एक प्रमोटर है। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, ये भी प्रमोटर है। और आप एक तीसरा ऑप्शन देख ही रहोगे, इन्होंने खुद भी दिया है कैटेलिटिक प्रमोटर। अब प्रमोटर कैसे किसी भी चीज को कम करेगा? तो देखिए ये भी प्रमोट करता है, ये भी प्रमोट करता है, ये भी प्रमोट करता है। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए? डी। इनमें से कोई भी जो है वो स्लो डाउन नहीं करता रिएक्शन रेट को। और बीपीएससी ने भी इसका आंसर यही डाला है आयोग ने। अगले सवाल को देखते हैं हम। अगला सवाल हमारा पूछा है आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, यानी ये जो तंत्रिकाएं हैं वो कहाँ पे मिलती है? तो आप जानते होंगे न्यूरो सिस्टम के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आगत और निर्गत तंत्रिका मिलती है। तो कहाँ है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो देखते हैं, ये लूसेंट में मिला, लूसेंट में, लेकिन लूसेंट में इस बात को डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लूसेंट में लिखा हुआ है कि ये सूचना जो है वो आदान प्रदान करती है। मेनली इस बात को कहाँ पे टारगेट किया है? तो क्लास 10th की जो साइंस की किताब है उसमें नियंत्रण और समन्वय वाले चैप्टर में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगत और निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है। कहाँ पे? केंद्रीय तंत्रिका, इसका टॉपिक चल रहा है और इसी में इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये क्लास 10th वाले से सॉल्व हो जाता है। हम अगले इसको देखते हैं। अगला क्या सवाल पूछा है? अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग में हो जाएगा, और समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। देखिए ये एक ऐसा सवाल है ना, इस सवाल के लिए इंसान के कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए किसी भी स्टूडेंट के। अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस सवाल को गलत ही करेगा, या तो उसको अटेम्प्ट छोड़ना चाहिए या तो वो गलत ही करेगा। क्योंकि इसके लिए कॉन्सेप्ट ये पूछा है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, अगर वो चंद्रमा के सतह पे छोड़ दी जाए, वहां से गिरा दी जाए, तो क्या होगा? आपको पता ही होगा कि चंद्रमा पे जीरो ग्रेविटी होती है, और जीरो ग्रेविटी जब भी होगा तो जब भी वो गिरेंगे तो उनका वेग एक समान हो जाएगा। और इसका आंसर सी होना चाहिए। बाकी आंसर देखते हैं हम कहाँ पे मिलता है। तो देखिए इसका आंसर हमें मिल सकता है जो क्लास 9th की जो 9वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण वाला, ग्रेविटेशन वाला,
उसी को अगर वो चैप्टर को हम समझे तो ये सवाल को आराम से इजीली हम हल कर सकते हैं। तो इसको हम मानते हैं कि ये हमारे सोर्स के अंदर ही मिलेगा, ये कॉन्सेप्चुअल है, इसको डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला है विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, विलयन की सांद्रता। इसका आंसर क्लियर होगा, विलयन की सांद्रता। अब देखिए कहाँ कहाँ पे मिल रहा है इसका, तो इसका लूसेंट में ही बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। विलयन का सांद्रण क्या होता है, किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित होने वाले विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। और भी देख लेते हैं, ये हमारी क्लास 9th की किताब है। 9th की किताब में भी लिखा हुआ है अच्छे से कि विलायक की मात्रा यानी द्रव्यमान अथवा आयतन ने घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो ये क्लास 9 से भी सॉल्व हो जा रहा है, लूसेंट से भी सॉल्व हो जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा, विलयन की सांद्रता, ये वाला। तो हम आगे चलते हैं, तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल क्या पूछा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उदाहरण है जो कि पहला ऑप्शन प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, दूसरा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तीसरा प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, और चौथा डी कोई नहीं। इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच converts light energy into electric energy, convert electric energy into light energy, store light energy या none of the above। तो देखिए ये सवाल जो इसका आंसर मुझे जो है क्लास 12 की फिजिक्स वाली बुक में मिला था मुझे। तो ये फिजिक्स वाली बुक में देखिए वहाँ पे समरी में अच्छे से दे रखा है, और वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सा वाला ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। और ये कहाँ से मिला हमें, 12th क्लास की फिजिक्स की बुक से। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या पूछा है, डीएनए डबल हेक्सीन संरचना की खोज किसके द्वारा की गई, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस, लिनस पॉलिंग और ग्रेगर मेंडल। तो देखिए इसका आंसर 12th की बायो की किताब में डायरेक्टली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देखिए डबल हेक्सिन और किस किस का नाम, जेम्स वाटसन एंड फ्रैंकिन्स क्रिक। यहाँ पे मिल गया ये वाला आंसर, ये फ्रांसिस क्रिक का। और हम अगला देखते हैं, लूसेंट में भी ये सवाल का आंसर दिया हुआ था। देखिए 1953 में जेडी वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेक्सिन मॉडल को प्रतिपादित किया। तो यहाँ लूसेंट से भी हो जाता है और क्लास 12 की बुक से भी हो जाता है। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो देखिए इसका आंसर लूसेंट में भी है और क्लास 10th की जो प्रकाश वाला चैप्टर है उसमें भी बहुत अच्छे से है। ये फिजिक्स का चैप्टर है और देखिए बढ़िया से उसमें लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण के अंदर कौन कौन सी चीजें। तो उन्होंने क्या बोला था, वास्तविक और उल्टा। तो ये रहा वास्तविक उल्टा सारे में है, और उन्होंने बोला समान बराबर भी बोला था उन्होंने। तो हमारा कहाँ पे हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था सी पर यानी सेंटर पर। आगे देख लेते हैं हम इस पे भी। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है सेम, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक बराबर उल्टा कहाँ पे होगा, सी पर, सेंटर पर। तो इसका आंसर क्या होगा, सेंटर पर यानी वक्रता केंद्र पर। ठीक है, इसका आंसर समझ में आया आपको, ये वाला आंसर, इसका आंसर ये बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन, सेट ए का, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उगामी, खट्टा, तीखा। इतने सारे इन्होंने स्वाद दे दिए, अब पूछा इनमें से कौन सा स्वाद नहीं है। तो देखिए इसका आंसर, ये 4 ऑप्शन इन्होंने लिख भी दिए और इसका आंसर बीपीएससी ने ये वाला माना है, कौन सा, 4 और 7। अभी देखते हैं हम कौन कौन सा आंसर बन सकता है। तो देखिए बीपीएससी ने इसका आंसर खुद ही दिया है, 7 का आंसर कौन सा है, सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखते हैं इसका आंसर बनने का कहाँ, इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स पे देखिए 7th क्लास की बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, 7th क्लास की बुक है उसमें लिखा हुआ है कि मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा ये स्वाद होते हैं जीभ के। लूसेंट में भी लिखे हुए हैं, लूसेंट में भी लिखा हुआ है मीठा, कड़वा, खट्टा। अब इसमें एक बात दिक्कत होगी, अब लोगों को लगेगा देखिए कि मीठा भी स्वाद होता है, कड़वा भी स्वाद होता है, खट्टा भी स्वाद होता है, नमकीन भी स्वाद होता है। अब इन्होंने ऑप्शन में क्या बोला कि 4 और 7 नहीं होते, यानी मसालेदार भी नहीं होता और तीखा नहीं होता, इसलिए इन्होंने इसको आंसर को सही कर दिया। मान लीजिए अब किसी को करना है कि 6 वाला भी तो सही है, ये वाला भी तो होता ही है, और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये वाला ऑप्शन भी डाल रखा है, लेकिन नॉर्मली इसका बीपीएससी ने खुद भी आंसर लिख दिया है। आंसर क्या लिखा है इन्होंने,
4 और 7, ये इसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट सही लिखा है इन्होंने। चलिए अगला पढ़ते हैं हम। अगला सवाल क्या बोला इन्होंने, ये सवाल पूछा है लिनेन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी मिलान करो का सवाल है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। इधर कपड़ा लिखा है और इस तरफ उस कपड़े की उत्पत्ति लिखी हुई है, ओरिजिन की, कैसे ओरिजिन हुआ है। तो इधर लिखा हुआ है लिनेन, फिर क्या लिखा हुआ है कॉयर यानी जटा, फिर है मोहायर, फिर डाउन, नारियल का पौधा, सन का पौधा, बत्तख और गीज के पंख और अंगोरा बकरी। अब देखिए ये ऐसा सवाल है ना, इसके मुझे जो सोर्स मिले हैं ना, ये नॉर्मल किताबों में नहीं मिले। किताब कौन सी किताब में मिले मुझे सोर्स, होम साइंस की बुक में, जो 11th क्लास की होम साइंस की बुक है, उसका एक चैप्टर है फाइबर्स वाला, नेचुरल फाइबर, उसके अंदर उन्होंने लिख रखा है। देखिए कोयर का मतलब कोकोनट, और लिनेन के बारे में भी अलग से लिखा हुआ है कि लिनेन इज अ बास्ट फायर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स फॉर द फ्लैक्स प्लांट। तो लिनेन क्या होता है, फ्लैक्स प्लांट, और कॉयर क्या होता है, कोकोनट। तो हम मिलाते हैं, लिनेन एक होता है फ्लैक्स प्लांट और कॉयर क्या होता है, कोकोनट प्लांट, यानी ए का 2 और बी का 1। तो ये किससे बन सकता है, ए का 2 और बी का 1। देखिए एक ही ऑप्शन में बन रहा है। हम ऐसे करके कर सकते हैं, नीचे के दोनों के बारे में मुझे नहीं मिला किसी भी चीज़ में। बाकी इसका आप सोर्स भी देख सकते हैं, बिल्कुल अजीब सा ही सोर्स है, इसको कौन पढ़ के जाएगा होम साइंस की बुक को। आगे बढ़ के जाते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल 8वां सवाल क्या पूछा है, एनोरेक्सिया और इंसोम्निया, डिस्पनिया और एनोस्मिया, ये सभी डिसऑर्डर लिखे हुए हैं। किस चीज़ के डिसऑर्डर है, यानी विकार है, नींद संबंधी विकार, खाने संबंधी विकार, सांस तकलीफ और कंध के आंशिक पूर्ण या हानि। अब देखिए इसके ऑप्शन लिख रखे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, मेरे को इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल पाया, वो भी कौन सा, एनोरेक्सिया के बारे में। बस एनोरेक्सिया के बारे में बताया कि एनोरेक्सिया जो है वो खाने का विकार है, बस मुझे एक ही ऑप्शन मिल जाए, वो भी स्टैंडर्ड किसी सोर्स में नहीं। 12th क्लास की एक साइकोलॉजी की बुक आती है, साइकोलॉजी की बुक में लिखा हुआ है कि फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, और उसी में उन्होंने लिखा हुआ है कि एनोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो अगर हम एक से एलिमिनेट कर पाते, एक से एलिमिनेट करेंगे, लेकिन फिर भी ये सोर्स भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ए का जो है वो बी होना चाहिए। इसमें से अब उन्होंने पूछा कौन से जोड़े सही है, इसका मतलब ए वाला गलत हो गया और ए गलत हो गया, तो ए बी वाली भी गलत हो गई, यानी A1 और 2 दोनों गलत है हमारे। तो ये भी गलत हो जाएगा हमारे, ये भी गलत हो जाएगा, और ये तो गलत है ही। इसका आंसर अगर ऐसे ढूंढते तो सी मिल जाता, लेकिन ये किसी स्टैंडर्ड सोर्स में है नहीं, तो इसको हम मानते नहीं है, इसको नॉट सॉल्वेबल में रखेंगे हम, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LDG के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सफेद नीलम, क्या है मोइसाइनाइट, ग्रेफाइट और क्यूबिक जिरकोनिया, ये सारे सवाल। अब देखिए ये सवाल जो है, इस सवाल का कोई भी सोर्स मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि ये नॉट सॉल्वेबल क्वेश्चन में मैं इसको डालूंगा। लेकिन क्लास 10th में जो ये कार्बन वाला चैप्टर है, उसमें एक बॉक्स में बहुत बार ग्रेफाइट के वर्णन करा हुआ है कार्बन वाले चैप्टर में, लेकिन अब मैं उसमें ग्रेफाइट का वर्णन किया हुआ है, लेकिन अब इसमें डायरेक्टली ये लिखा हुआ नहीं है कि हीरे के बीज के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो इसको हम नॉट सॉल्वेबल रखेंगे। लेकिन इसका BPSC ने इसका आंसर दिया है ग्रेफाइट। हम आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है, नाइलॉन, टेरिलॉन, क्वीड और केवलर। तो अब देखिए इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक PYQ है, ये PYQ है, ये बहुत सारे PCS के भी सवालों में आया हुआ है, ये UP PCS या इधर उधर के PCS में भी सवाल आया हुआ, और एक बार देखिए CDS के पेपर में भी आया है, CDS के दूसरे वाले पेपर में 2009 में, और पूछा है सेम टू सेम सवाल। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट, और इसका आंसर क्या होगा, केवलार। तो इसका आंसर केवलार है, हम इसका आंसर केवलार लगा के चलते हैं। बाकी इसका भी हम नॉट सॉल्वेबल मानेंगे, क्योंकि अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो लगा देगा, नहीं पढ़ा होगा तो कैसे लगा पाएगा। देखिए ये है धारा घनत्व क्या होता है, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, विमा विहीन, और देखिए ये सवाल ऐसा है जो लूसेंट GK में था, लूसेंट साइंस वाली बुक में था। अब साइंस वाली बुक के एक क्वेश्चन के चक्कर में मैंने डाला नहीं, बाकी इसका आंसर लूसेंट साइंस वाली बुक में है, और उसमें लिखा हुआ है कि ये एक सदिश राशि होती है। बाकी इसको भी हम नॉट सॉल्वेबल में गिनती करेंगे कि ये नॉट सॉल्वेबल है, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बुक कैसे कोई इंसान पढ़ सकता है। इसको भी देखते हैं। अब यहाँ से जितने भी सवाल वो आएंगे जो नॉट सॉल्वेबल है, जो जिसके सोर्स मुझे मिले नहीं। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करवाकर, शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला कर और उनको नष्ट करके, वायरस को किसी भिन्न वायरस में संशोधित संस्करण में रखकर, या सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर।
तो देखिए, जो वेक्टर टी के प्रतिरोधक होते हैं ना, ये सवाल जो है वो यूपीएससी टाइप सवाल पूछा है, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, वहां से सवाल उठा के दे दिया। और मैंने कितनी बार बोला है कि जो बीपीएससी है अब अपने सवालों का जो ट्रेंड है वो चेंज करते जा रही है और वो यूपीएससी की तरफ ढलते जा रही है, और वैसे ही सवाल पूछना चालू कर दिया उन्होंने जो यूपीएससी में पूछते हैं जिस तरीके सवाल। अब ये वेक्टर वाला सवाल है, ये कभी न्यूज में रहा होगा और न्यूज में रहने की वजह से ये उन्होंने वो वाला सवाल सेम टू सेम इधर डाल दिया। इस सवाल का आंसर बाकी जो आयोग ने माना वो क्या है, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख करके। बाकी इस सवाल का मैं कहूंगा ये किसी पीवाईक्यू से उठा करके पूछा है। सेम टू सेम एक और ऐसा ही सवाल, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है। अब देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो स्टैंडर्ड सोर्स में नहीं मिलेंगे, ये कभी न्यूज आर्टिकल में रहते हैं तो वहीं से उठा लेते हैं सवाल, नहीं तो ये यूपीएससी के पीवाईक्यू में से ये बातें उठाई गई है साइंस टेक वाले क्वेश्चन में से। तो इसका आंसर उन्होंने क्या लगाया, क्या पूछा सवाल में कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी इकाई को कैसे उत्तेजित करते हैं। तो अब कैसे उत्तेजित करेंगे, तो इसके 4 ऑप्शन लिखिए। जीवित छीड़ सार्स CoV-2 वायरस प्रवेश करा के, एक वास्तविक सार्स CoV-2 वायरस प्रवेश करा करके, सार्स CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा करके, या सार्स CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा करके। तो इसका जो आंसर माना है जो आयोग ने वो माना है ए वाला आंसर कि जीवित छीड़ सार्स CoV-2 वायरस प्रवेश करा करके, ये वाला सवाल। अगले को देखते हैं हम, ये भी सवाल का मेरे को सोर्स नहीं मिला, ये भी सवाल अटपटा सा ही सवाल आया था। क्या है, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टैपवर्म की 3 प्रजाति है, टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा, टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्टिक्स कोर्सिस NCC कहा जाता है। अब ये देखिए, ये ऐसा सवाल है बोलने में भी दिक्कत लग रही है, और ये सवाल का भी मेरे को सोर्स भी नहीं मिला, मैंने इधर उधर भी ढूंढा, और ये सवाल ऐसा है जिसको हम नॉट सॉल्वेबल मानेंगे, और ये भी कहीं किसी आर्टिकल में होगा, वहां से उठा करके सवाल डाल दिया है। बाकी इसका आंसर जो आयोग ने माना है, इसका दोनों ही सही माना है कि दोनों बात ठीक लिखी है। अब बात करते हैं हम, इस तरीके से हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचे। अब मेन बात करनी है हमें साइंस को कैसे टैकल करना है। देखिए, अभी हमने सवाल देखा कि सवाल टोटल हमारे साइंस से आए हैं वो है 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में जो 11th और 12th की जो NCERT है यहाँ से 5 सवाल सॉल्व होते हैं, जो 6 to 10th है वहाँ से 7 सवाल सॉल्व होते हैं, जो लूसेंट जीके है वहाँ से 6 सवाल सॉल्व होते हैं। पीवाईक्यू का मैंने एक दिखाया था केवलार वाला, वो वाला सवाल, और एक नॉट सॉल्वेबल है जहाँ से 6 सवाल सॉल्व होते हैं, यानी 20 में से 7, 20 में से 6, 20 में से 6, 20 में से 5। अब देखिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए साइंस को लेकर के। अब बात करते हैं साइंस को लेकर के हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, अब कोई भी एक बिगिनर 11th और 12th की NCERT तो पढ़ने से रहा, क्योंकि उसको 6 to 10th तक में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो वो 11th to 12th वाली कैसे पढ़ेगा। एक बात हमेशा ये ध्यान रखनी है हमें कि हम 6 to 10th तक की अगर NCERT को पढ़ रहे हैं तो हमें लूसेंट जीके को तो कन्फर्म पढ़ना ही है, चाहे हम कोई भी पढ़े ना पढ़े, क्योंकि लूसेंट जीके से वो सवाल बनाते ही हैं। अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो स्ट्रैटेजी में यही है, सबसे पहले हमें 6 to 10 की NCERT पढ़नी ही चाहिए और लूसेंट जीके पढ़नी चाहिए। अगर हम NCERT को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लूसेंट जीके की लाइन याद होनी चाहिए, और लूसेंट जीके की बातें जब ही याद रहेगी जब कोई भी इंसान NCERT को समझेगा, तभी उसको लूसेंट, नहीं तो लूसेंट एक बहुत बोरिंग किताब लगेगी, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा 1 लाइनर किताबें चल रही, और 1 लाइनर ज़्यादा दिन तक दिमाग में नहीं रहती। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें कंसेप्ट बैठाना पड़ेगा दिमाग में, जब ही जाकर के सॉल्व हो सकते। और आप देख ही सकते हैं 20 में से 6 सवाल तो ऐसे हैं जो सॉल्व ही नहीं हो सकते, वो ऐसे सोर्सेज में दे रखे हैं जो सोर्स हमारे है ही नहीं, वो सोर्स ही अलग है। तो अगर हम 20 में से यहाँ से 10 या 12 भी अगर गेन कर लेते हैं तो कट ऑफ को हम क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि 20 में से मैं 20 ले आऊँ साइंस के अंदर, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है, क्योंकि वो नेगेटिव लगा के आएगा, बहुत सी बातों को तुक्केबाजी करके आएगा, और तुक्केबाजी जो भी करेगा वो पीछे हो जाएगा। आपको मेनली तुक्केबाजी नहीं करना है पेपर में, जो सवाल नहीं आता स्किप करिए, चुपचाप से उसको आगे बढ़िए। तो स्ट्रेटजी ये क्या है कि हम पहले जीके वाली बुक या साइंस वाली बुक, इन दोनों को पढ़े। अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ इन सब में, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो साइंस का डर है ना, इसी को खत्म करते हैं। हम क्या करते हैं, बीपीएससी में जितने भी सवाल आए हैं ना साइंस के, उन सारे सवालों का एक वीडियो में एनालिसिस कर लेते हैं, चाहे वो वीडियो 2 घंटे की बने, 3 घंटे की बने। बीपीएससी में जितने भी आए मेरे पास सारे, मैं क्या करता हूँ, सारे क्वेश्चन को निकालता हूँ, और उन क्वेश्चन से भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके अदर टॉपिक से भी
वो अदर टॉपिक को भी हम क्लियर करेंगे, ताकि अगर ये सवाल नहीं आया तो इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी आए तो हम दूसरे को भी अटेम्प्ट कर सके। आप कमेंट सेक्शन में सारे लोग जरूर ये बात बताना कि क्या मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें हम सारे साइंस के क्वेश्चन को कवर कर सके और साइंस के डर को ही खत्म करें। हम उससे साइंस के सारे सवालों को भी कर लें और साइंस के जो सवाल आए हैं उससे अदर टॉपिक को भी सारा सॉल्व करके 1-2 वीडियो में हम पूरा कंपाइल कर सके साइंस के सेक्शन को। आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कैसे लगी वीडियो आपको, क्योंकि वीडियो को बहुत बनाने में मेहनत लगी है, बहुत सारे सोर्सेज ढूंढने पड़े। आप देख सकते हैं कितने अजीब अजीब से सोर्सेज है, कभी होम साइंस से पूछ रहे हैं, कभी साइकोलॉजी की बुक से पूछ रहे हैं, लेकिन नॉर्मली हमें ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना। जो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देता है ना वही फंसता है, क्योंकि वो अपने बेसिक सोर्स को भूल जाता है। हमें अपने बेसिक सोर्स पे ही रहना है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल मैंने अभी अभी शुरू किया है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।